नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर। आज हम बात करेंगे यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, अभी तक भारत में कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र थे। एक और घोषित कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई है? 13 हो गई है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं स्थापित करने के, इसकी कार्यप्रणाली या इसकी संरचना क्या है, और इसकी सूची का मतलब आपको कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ने हैं वो आपको देखना है। तो चलिए, 13वां बायोस्फीयर रिजर्व जो कोल्ड डेजर्ट को घोषित किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके इसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व या जिसको हिंदी में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं वो होता क्या है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय यानी समुद्र के किनारों वाला भाग, इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं इनके प्रतिनिधि भागों के संरक्षण के लिए यूनेस्को, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा घोषित किया जाता है, कौन सी संस्था है वो यूनेस्को हो जाएगी। तो यूनेस्को द्वारा घोषित या नामित किए जाते हैं। आगे देखते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के उद्देश्य क्या होंगे? तो जैव विविधता जो है कि जीवों की जो विविधता है उसको संरक्षित करना। जब हम इसको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर देते हैं तो वहां पर कुछ जो गतिविधियां होती हैं उस पर कंट्रोल लगाया जाता है, जिससे हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं। तो उसका संरक्षण करने के लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए जाते हैं। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दे सकें, इसके लिए भी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण और अर्थव्यवस्था इसके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, और उसके साथ ही साथ जो पर्यावरण प्रबंधन है या संरक्षण के लिए, इसके लिए अनुसंधान यानी रिसर्च करने के लिए और इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम इसकी संरचना के बारे में कि इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बीच वाला क्षेत्र कोर क्षेत्र कहलाता है, इसके बाहर वाला बफर जोन या बफर क्षेत्र कहलाएगा, और जो सबसे बाहर का एरिया होता है उसको संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। तो ये बाहर वाला जो हो जाएगा इसको मैं लिख रहा हूँ 1 नंबर, और बफर 2 और 3 नंबर ये यहाँ पर, ये देखिए 1 नंबर ये हो जाएगा संक्रमण, 2 नंबर बफर क्षेत्र और 3 नंबर कोर क्षेत्र। बाहर वाले क्षेत्र से शुरू करते हैं। संक्रमण क्षेत्र ये क्या होता है? तो इसमें मानवीय गतिविधियां हैं, इनको बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आप जान सकते हैं ये कृषि कार्य के लिए या अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए, छोटी मोटी गतिविधियों के लिए इस क्षेत्र में परमिशन होती है, यहाँ पर आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र क्या होता है? इसके चारों ओर कुछ नियंत्रित गतिविधियां ही कर सकते हैं, जैसे अनुसंधान हुआ, शिक्षा के उद्देश्य से अगर कोई गतिविधि है, या पर्यटन के लिए, ये केवल किया जा सकता है। इसमें कृषि कार्य या अन्य मानवीय गतिविधियों को आप नहीं संचालित कर सकते। तीसरा जो होता है वो कोर क्षेत्र होता है, और इसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पर सारी की सारी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं। आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, वो चाहे रिसर्च हो चाहे पर्यटन के लिए हो। इसमें केवल और केवल इसका मुख्य कार्य वन्य जीवों का संरक्षण करना है। तो ये 3 इसकी संरचना 3 दायरे में होती है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि 13वां जो घोषित किया गया है वो कौन सा है। तो कोल्ड डेजर्ट, नाम याद रखिएगा। कोल्ड डेजर्ट जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 13वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। एक फैक्ट आप और पढ़ते हैं, 18 जो क्षेत्र हैं वो भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उसमें से 13 को यूनेस्को द्वारा मान्यता या नामित किया गया है। और ये घोषित कब किया गया? 14 सितंबर 2025 को हाल ही में घोषित किया गया है। इसमें वैश्विक नेटवर्क के हिस्से के रूप में इसको नामित किया गया है। और इसमें खास बात यह है, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। पिन वैली आएगा क्या क्या इसमें? पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो आएगा, चंद्रताल और सरचू एवं किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इतनी चीजें शामिल की गई हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा। पिन वैली, चंद्रताल, सरचू, किब्बर, ये इतनी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें जो कोल्ड डेजर्ट से रिलेटेड हैं।
लोकेशन कहाँ है इसकी, हिमाचल प्रदेश है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। ये WNBR में शामिल किया गया है, इसको विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं, इसमें यह शामिल कर लिया गया है। इसका महत्व क्या है कि उच्च ऊंचाई वाले कठोर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ साथ मानव और पर्यावरण के संतुलित सह अस्तित्व का एक उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, ये काफी ऊंचाई पर स्थित है। इसकी एक और खास बात है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। यहाँ पर जैव विविधता क्या है, मतलब क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें तेंदुओं और दुर्लभ वनस्पतियों सहित प्रतिष्ठित जीवों से समृद्ध है। यहाँ पर हिम तेंदुए पाए जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना। एक तो पहली बात ये वाला क्या पाया जाएगा, हिम तेंदुआ पाया जाता है। दूसरा, इसमें शामिल किस किस को किया गया है, तो इसमें पिन वैली नेशनल पार्क को, चंद्रताल, सरचू और किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, इनको शामिल किया गया है। लोकेशन कहाँ है इसकी, हिमाचल प्रदेश में है। कब शामिल किया गया, 27 सितंबर 2025 को। इसी के साथ साथ इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है, इतना आपको याद रखना है। और ये 12 आपके जो अभी तक हैं, इससे पहले जो 12 थे वो वाले हैं नीलगिरी, मन्नार, सुंदरवन, नंदा देवी, ऐसे ही करके 12 हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13वां आपका कोल्ड डेजर्ट शामिल कर दिया गया है जो हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं हम, और इसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। ये भारत से संबंधित जो है इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो भारत में सबसे पहला कौन सा है, वो नीलगिरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तमिलनाडु, केरल, एक चीज इसमें छूट गई, कर्नाटक भी है। कर्नाटक में भी है, शायद पिछली स्लाइड में मैं चेक करता हूं उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कर्नाटक, ठीक है। तो ये कर्नाटक में। और अगर बात करें सबसे बड़े जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो वो कच्छ है, गुजरात में पड़ता है। सबसे छोटा तो डिब्रू सैखोवा, ये असम में पड़ता है। और सबसे पहला हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर स्थित, तो ये अभी जो घोषित किया गया कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, वही पड़ जाएगा। अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि भारत सरकार ने 18 संरक्षित जैवमंडल स्थापित किए हैं, जिसमें से 13 को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। तो ये रही आज की स्लाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो रामसर साइट्स हैं वो भी बढ़ाई गई हैं। 2 रामसर साइट्स भारत को और मिल गई हैं, और ऐसे रामसर साइट्स की संख्या भारत में टोटल 93 हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे रामसर साइट्स होता क्या है, क्या क्या चीजें इससे संबंधित ऐसी हैं जो आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।